हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूं अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषा और मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इन पर हम चर्चा करेंगे, अभिप्रेरणा को समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपके पूछा जाता है बीएड फर्स्ट ईयर में, बीएड सेकेंड ईयर में, आपका डीएलएड में। इसके अलावा आपका पूछा जाता है ये किसी भी प्रकार की टेट, रीट, सुपर टेट, यानी कि यहां से क्वेश्चन बनने की 101% गारंटी है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। टारगेट है हमारा यूपी बीएड में 90% से प्लस आपका थ्योरी में अचीव कराना। तो आइए शुरू करते हैं ये क्लास, देखते हैं। प्रश्न बनता है आपका अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये आपका 2016, 2017, 2019 में पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गति प्रदान करना। अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा उस प्रक्रिया में उत्साह के साथ जुटने के लिए उसमें ललक उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब है आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं और आपको अभिप्रेरणा मिलती है, तो अभिप्रेरणा आपके अंदर उस कार्य को करने के लिए एक तीव्रता ला देती है, एक गति प्रदान करती है, एक शक्ति देती है। अभिप्रेरणा आपको किसी भी काम को करने के लिए आप जो है ललायक हो जाते हैं, यानी कि आपके अंदर एक लालसा आ जाती है। आप जो है उस काम को तेजी से करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो एक ऐसी शक्ति जो किसी कार्य को करने के लिए गति दे, किसी कार्य को करने के लिए तेजी दे, किसी कार्य को करने के लिए हमें उत्साहित करे, हमारे अंदर उस कार्य को करने की भावना को तेज करे, तो वो होती है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा की परिभाषाएं देखेंगे। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं क्या है? एम बाडेश्वर के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन है, जो भावात्मक जागृति, पूर्व अनुमान, उद्देश्य, प्रतिक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है। यानी कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर होने वाला एक शक्ति का परिवर्तन है। वो शक्ति आपको भावात्मक रूप से जागृत कर देती है किसी भी प्रतिक्रिया करने के लिए। तो वो क्या हुई? अभिप्रेरणा हुई। मैकेंजी क्या कहते हैं अभिप्रेरणा के बारे में? प्रेरक का अर्थ वह हो सकता है जो एक विषय रूप से कार्य करने के लिए हमें बाध्य करे, या वह जो ऐसा करने के लिए हमें प्रोत्साहित करे। यानी कि प्रेरणा, अभिप्रेरणा का जो मतलब बताते हैं मैकेंजी, वो कहते हैं एक विशेष रूप का कार्य के लिए, यानी कोई विशेष रूप का हम कार्य करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें बाध्य करे, वो क्या होगी? आपकी अभिप्रेरणा होगी। जैसे कि आप विशेष रूप से आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप टीचिंग का कोर्स करने जा रहे हैं और आप किससे अभी प्रेरित हो रहे हैं? किसी टीचर, अन्य टीचर को देखा आपने अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में कि मैं भी इस तरीके का टीचर बनूंगा, तो उससे आप अभिप्रेरित हुए। उसने, उस अभिप्रेरणा ने आपको बाध्य कर दिया बीएड की तैयारी करने के लिए, सीटेट की तैयारी करने के लिए, सुपर टेट की तैयारी करने के लिए। तो जो चीज आपको बाध्य कर रही है, जो चीज आपको शक्ति दे रही है, जो चीज आपको उत्साहित कर रही है, वो क्या हुई? अभिप्रेरणा हुई। किम्बल यंग के अनुसार प्रेरक व्यक्ति की एक आंतरिक स्थिति होती है जो क्रिया की ओर प्रेरित करती है। यानी कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा क्या होती है? व्यक्ति के अंदर की एक आंतरिक शक्ति है जो किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती रहती है। और ये अन्य परिभाषाएं आपकी वुडवर्थ, गिलफोर्ड और एम जॉनसन के अनुसार, ये सारी परिभाषाएं आप याद करेंगे। ये परिभाषाएं आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगी, आपके सुपर टेट में देखने को मिलेंगी। वो बोल देगा कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था एवं तात्पर्य है जो किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है, एम जॉनसन ने कहा है, स्किनर ने कहा है। तो आप परिभाषा याद करते हुए चलें, ये परिभाषाएं आपको सुपर टेट में देखने को मिलेंगी। तो इन सभी परिभाषाओं का सार निकल कर आता है अभिप्रेरणा से क्या मतलब है। अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा बल, एक आंतरिक ऐसी उत्तेजना जो हमें किसी को कार्य को करने के लिए
प्रोत्साहित करती है, उस कार्य को करने के लिए हमें गति प्रदान करती है, हमारे अंदर उत्साह देती है, हमें बल देती है, हमें शक्ति देती है कार्य को करने के लिए। तो वो क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है। अब अभिप्रेरणा के तत्व देखेंगे। अभिप्रेरणा के 4 तत्व हैं। आवश्यकता, चालक जिसे प्रेरणोद, अंतर्रोध या इंग्लिश में ड्राइव बोलते हैं, उद्दीपन और प्रोत्साहन जिसे इंसिटिव बोलते हैं, और प्रेरक, मोटिव। तो देखिए, जब कोई आवश्यकता पैदा होती है किसी के अंदर, मान लीजिए मैं 2-3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, तो मुझे क्या हुआ? आवश्यकता पैदा हुई खाना खाने की, यानी कि मुझे खाने की आवश्यकता हुई। जब मुझे भूख लगी, तो भूख में क्या हुआ? मुझे लगी भूख, और भूख से क्या हुआ? मेरे अंदर आया चालक, प्रेरणा, ड्राइव, यानी कि एक ऐसी दशा, एक ऐसी जो है क्या बोलते हैं उसे आप दर्द बोल सकते हैं, एक ऐसी उत्तेजना जो कि मुझे भूख को दूर करने के लिए पैदा हो रही है, उसे बोलते हैं चालक। चालक जो है आवश्यकता से, जब आवश्यकता होती है किसी चीज की, तब चालक का जन्म होता है। जैसे मुझे भूख लगी, तो मुझे जरूरत है, या मेरे अंदर जो उत्तेजना हो रही है, मेरे अंदर जो पीड़ा हो रही है, वो हो रही है भूख मिटाने की। तो भूख मिटाने के लिए मुझे क्या चाहिए? भोजन। तो भोजन जो चाहिए मुझे, भोजन जो क्या हुआ? ये हुआ आपका उद्दीपन या प्रोत्साहन, यानी कि भोजन मिल गया तो क्या हुआ? चालक प्रेरणोद शांत हो गया और मेरी आवश्यकता भी पूरी हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हमें किसी चीज की आवश्यकता हुई, उस आवश्यकता ने, मान लीजिए मुझे प्यास लगी, तो मेरे अंदर एक विशेष प्रकार का प्रेरणोद पैदा होगा, एक विशेष प्रकार का चालक पैदा होगा, एक ऐसी ड्राइव पैदा होगी जो पानी से की कमी से होती है। यानी मुझे प्यास लगेगी तो एक अंदर से जो है एक ऐसी जो है एक पीड़ा पैदा होगी जो सिर्फ पानी यानी प्यास के टाइम ही होती है। खाना खाने के लिए और दूसरे तरीके की पीड़ा या दूसरी तरीके का आपके अंदर जो है रिएक्शन आता है। आपको रसगुल्ले की खुशबू आई तो आपको क्या हुआ? रसगुल्ले की महक से क्या हुआ? आपके अंदर एक प्रणोद पैदा हुआ कि मुझे वो खाना है। तो इस तरीके से जब आवश्यकता होती है हमें किसी चीज की, उस आवश्यकता को जो है पूरा करने के लिए एक जो क्रिया होती है, जो क्रिया तीव्र तरीके से होती है, उसे बोलते हैं चालक। चालक को जो है जब भोजन मिल जाता है, यानी उद्दीपन मिल जाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है, तो वो चालक जो पैदा हुआ था, वो चालक जो ड्राइव पैदा हुई थी, वो समाप्त हो जाती है और हमारी आवश्यकता ही पूरी हो जाती है। अब इन तीनों से जो आवश्यकता पैदा हुई और उसके बाद चालक हुआ, उसके बाद जो है उद्दीपन से जो है हमारे जो है भूख शांत हो गई, यानी हमारी आवश्यकता पूरी हो गई, हमारा ड्राइव जो है, हमारी चालक जो है वो शांत हो गया, समाप्त हो गया। और तो उन सब चीजों की क्रिया के बाद क्या होता है? इन सब तीनों चीजों की क्रिया का परिणाम स्वरूप क्या होता है? प्रेरक यानी मोटिव। तो मोटिव का मतलब जो है होता है आपके चालक को शांत करना, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना, आपके जो प्रोत्साहन है उसके द्वारा इन तीनों चीजों से पूरा करने के बाद जो होता है मोटिव हमें मिल जाता है। एक मोटिव जो भी हमारा सेट होता है वो मोटिव हमें मिल गया। यानी कि मोटिव क्या था? हमारा भूख को शांत करना। हमारी आवश्यकता बनी भूख, मुझे भूख लग रही थी, मुझे मेरे अंदर प्रणोद पैदा हुआ, एक विशेष प्रकार का एक जो है दर्द पैदा हुआ भूख लगने के बाद। तो मैंने क्या है भोजन खोजने के लिए जो है और तीव्रता से काम किया, और उस तीव्रता से काम करने के लिए क्या हुआ? मुझे भोजन मिला, भोजन उद्दीपक प्रोत्साहन के रूप में मिला। तो मेरा जो ड्राइव था, मेरी जो चालक था, वो समाप्त हो गया, और उसके समाप्त होते के साथ ही जो है मेरी आवश्यकता भी पूरी हो गई। तो इसके लिए आप विस्तार से यहां पर रख सकते हैं आवश्यकता क्या होती है, अंतर्नोद, आप प्रणोद या आपका चालक क्या होता है, आपका प्रोत्साहन क्या होता है यानी कि उद्दीपक, और आपका जो प्रेरक यानी कि मोटिव क्या होता है। तो ये यहां से आप जो है इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अब आता है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं आपके। पहला आपका है सकारात्मक अभिप्रेरणा, या इसे ही आंतरिक अभिप्रेरणा बोल देते हैं। सकारात्मक आंतरिक प्रेरणा या जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं, यानी कि जो जन्म से है, जो हमारे अंदर पहले से ही है ऐसी जो चीजें, तो उसे जन्मजात प्रेरणा भी बोल देते हैं। तो ये सकारात्मक अभिप्रेरणा में व्यक्ति के अंदर 14 संवेग, 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ इच्छा शक्ति एवं संकल्प शक्ति आदि जैसे होते हैं, जैसे भूख, प्यास, प्रेम, क्रोध, नींद, आश्चर्य। सकारात्मक अभिप्रेरणा
आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जो हमें जन्म से मिलती है, जो हमें जन्म से मिला है, जन्म से हमें जो हमारी मूल प्रवृत्तियां वे होती हैं जो हमें जन्म से मिली है। भूख हमें जन्म से मिली है, प्यास हमें जन्म से मिली है, प्रेम करना हमें जन्म से मिला है, क्रोध हमें जन्म से मिला है, नींद हमें जन्म से मिली है, आश्चर्य हमें जन्म से मिला है, मलमूत्र त्याग हमें जन्म से मिला है, सेक्स हमें जन्म से मिला है। तो ये सब चीजें जो हैं ये मूल प्रवृत्तियों में आती हैं। तो ये क्या हुई, हमारी आंतरिक प्रेरणा हुई, आंतरिक मोटिवेशन। यानी कि इन सब चीजों के पैदा होने से हमें एक तरीके से अंदर से प्रेरणा मिलेगी। यानी कि हमें भूख लग रही है तो ये क्या हुआ, हमारी भूख को जगा रहा है, हमारी आवश्यकता पैदा हुई, हमारा चालक बढ़ा, यानी कि हमारी ड्राइव बढ़ी और ड्राइव के लिए हमने भोजन तलाश किया, भोजन तलाश करने के बाद ड्राइव शांत हुआ, भूख शांत हुई। यानी कि हमें प्रेरणा जो है ये अंदर से मिल रही थी। अंदर से हमें जो मोटिवेशन मिलता है उसे आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा बोलते हैं। इसके बाद कुछ जो अभिप्रेरणा होती है, जो प्रेरणा होती है वो होते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा या बाहरी अभिप्रेरणा। जो चीज हम वातावरण से अर्जित करते हैं उसे बाहरी अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे आर्थिक लाभ, प्रोत्साहन, पद उन्नति, व्यक्ति संतोष, आनंद की अनुभूति, प्रशंसा, दंड, तिरस्कार। यानी हमने किसी को बाहर से पुरस्कार दे दिया किसी बच्चे को, तो उसे क्या हुआ, बाहर से मोटिवेशन मिला, उसे बाहरी अभिप्रेरणा मिली। उस अभिप्रेरणा से क्या किया उसने, और मेहनत की और वो अच्छे से और रिजल्ट लाया, अच्छे से उसने काम किया। किसी कंपनी में किसी वर्कर को हमने प्रशंसा कर दी तो उससे उसने क्या किया, अपने काम को करने की क्षमता, अपने काम को कार्यशैली में और सुधार किया और अच्छे से वर्क किया। हमने किसी का तिरस्कार कर दिया तो उस तिरस्कार से जो है उसने जो है उस तिरस्कार के डर से जो है आगे मुझे तिरस्कार ना मिले, तो उस तिरस्कार के डर की वजह से उसने अपना काम में सुधार कर लिया। इस तरीके से जो बाहर से हमें जो भी मोटिवेशन मिलता है या जो भी हमें अभिप्रेरणा मिलती है वो अभिप्रेरणा बाहरी अभिप्रेरणा होती है, जो वातावरण से मिलती है, हमारे आसपास से मिलती है। यानी कि नकारात्मक अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा जो वातावरण से मिली, यानी कि अर्जित अभिप्रेरणा। ये तीनों अभिप्रेरणाएं बाहर से मिलती है जो हमें बाहर से प्रभावित करती है हमारे कार्य करने की क्षमता को। और जो सकारात्मक अभिप्रेरणाएं होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जो जन्म से अर्जित अभिप्रेरणा होती है, वो हमारे अंदर से आती है, तो वो भी हमें कार्य को करने के लिए जो है शक्ति देती है। तो दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाएं जो है हमें शक्ति देती है कार्य करने के लिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछा जाता है टेट, सी टेट, सुपर टेट के। बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है आपके लिए लाया हूं मैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, मैकडोवेल, वर्ट और जेम्स ने। शारीरिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, मॉर्गन ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। अंतर्नोद सिद्धांत किसने दिया था, C.L. हल ने। और मांग का सिद्धांत यानी पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था, मैस्लो ने। ये इंपॉर्टेंट है आपके बीएड के अकॉर्डिंग, इसका हम आगे भी वर्णन करेंगे। आवश्यकता का सिद्धांत दिया था हेनरी मरे ने। और अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत दिया था फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। और सेक्रिया सिद्धांत दिया था मेलो सोलेसवरी। और प्रोत्साहन सिद्धांत दिया था बोल्स और कॉफमैन ने। और चालक सिद्धांत दिया था R.S. वुडवर्थ ने। तो ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस वीडियो को रोककर या अपने नोट्स तैयार कर लें। इन्हें आपको याद करना है। आपका टेट हो, आपका सुपर टेट हो, तो आपको यहां से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ये, आप इस पे ध्यान देना। आप परीक्षा हॉल में देखना, यहां से एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। अब प्रेरणा का जो मैस्लो का सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेरणा का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता सोपान, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है। मैस्लो द्वारा 1943 में ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन लेख प्रकाशित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने आवश्यक अभिप्रेरणा सिद्धांत के अपने 5 सोपानों का परिचय दिया। यानी कि जो मैस्लो थे उन्होंने 1943 में ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन लिखी, एक लेख लिखा। उसमें जो है उन्होंने अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत बताए, उस अभिप्रेरणा के सिद्धांत के उन्होंने 5 सोपान बताए। तो वो 5 सोपान क्या थे, उन्हें जानने से पहले देखते हैं इनके जो प्रेरणा का सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, उसे किस किस नाम से जानते हैं। पहला इसे को कहते हैं पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत,
मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत, यानी कि इतने नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। आपको प्रत्येक नाम आना चाहिए। तो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो क्या कहता है, इन्होंने इसके 5 वर्ग बनाए। एक वर्ग आप ये देखते हैं, दूसरा आपका ये है, आपका तीसरा ये है, और चौथा ये है, और पांचवा ये है। जो नीचे के 3 हैं तो ये आते हैं आपके निम्न वर्ग में, और जो ऊपर के 2 हैं वो आते हैं आपके उच्च वर्ग में। तो सबसे पहला जो आता है आपका, सबसे पहला जो सोपान है वो है मनोदैहिक शारीरिक आवश्यकता। इसमें क्या होता है, पहले जो स्टेज में जब मनुष्य का, या पहले सोपान में, पहली स्टेज में मनुष्य जो है अपने शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे भूख, प्यास और जो भी उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो उसके लिए शरीर के लिए आवश्यक हैं, वो करता है। जब उसकी शारीरिक अवस्थाएं, यानी शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, तो वो जाता है फिर अपने अगले स्टेज में। अगले स्टेज में जाने पर क्या आता है, उसके अंदर जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, अब उसे चाहिए सुरक्षा, उसे चाहिए मकान, उसे चाहिए सिक्योरिटी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यानी कि उसे ये सब चीज चाहिए। तो जब ये चीजें सब उसकी फुलफिल हो जाती हैं, तो अब आता है उसकी तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या लेता है वो, प्रेम, स्नेह की आवश्यकता। उसे चाहिए परिवार, उसे चाहिए अपने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, भाई बहन, पति पत्नी, ये सारी चीजें, यानी कि प्रेम और स्नेह वो चाहता है। इस परिस्थिति में आकर, इस जो है क्रम में आ गया तीसरे नंबर पर। तो जब ये तीनों इसका ये भी पूरी हो जाती है, ये सब चीजें जब ये फुल हो जाता है, तो ये तीनों निम्न स्तर की चीजें पूरी होने के बाद क्या आता है आपका, चौथा नंबर आता है आपका आत्मसम्मान की आवश्यकता। अब मनुष्य चाहता है कि मुझे आत्मसम्मान मिले, मुझे सम्मान दे, लोग मेरी जो है नाम हो, मेरा जो है इज्जत हो, मेरी जो है बात बने समाज में, यानी कि वो चाहता है कि उसका सम्मान हो। अब जब वो इस कॉलम को भी अपने पूरा कर लेता है, तो 5वें नंबर पर जो बहुत कम लोग पहुंचते हैं, वो होती है आत्मसिद्धि की स्थिति। आत्मसिद्धि की जो स्थिति होती है या आवश्यकता होती है, उसमें क्या होता है, मनुष्य ऐसा हो जाता है कि मनुष्य को अपनी जरूरतों को दरकिनार करते हुए मनुष्य अपने बारे में कम सोचता है, अपने परिवार के बारे में कम सोचता है, वो पूरे समाज के बारे में सोचता है, पूरे समाज की आवश्यकताओं के बारे में पहले सोचता है, और वो जो है अपने पराये में भेद नहीं करता। जिस प्रकार से भगत सिंह ने पूरे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, बलिदान दे दिया अपने, किसके लिए दिया उन्होंने, समाज के लिए, हमारे देश के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था, उनका कोई, उनके जमीन जायदाद नहीं जोत रहे थे अंग्रेज, उनके ऊपर किसी अंग्रेज ने हमला नहीं किया था, लेकिन उन्हें जो था दूसरों के लिए सेवा करनी थी, यानी कि अपने हितों को दरकिनार करते हुए समाज के हितों को या दूसरे व्यक्तियों के हितों को वो सर्वोपरि मानता है, उस कार्य को करने की कोशिश करता है। तो वो क्या होती है, आत्मसिद्धि की स्थिति होती है। ये आत्मसिद्धि और आत्मसम्मान की आवश्यकता आपके जो है ऊपर के 2 उच्च स्तर में आते हैं, और नीचे मनोदैहिक यानी शारीरिक सुरक्षा और प्रेम, इसने ये निम्न स्तर में आते हैं। और जब तक ये फुल, पहला कॉलम फुल नहीं होगा, तो आदमी दूसरे कॉलम में प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि पहले उसे शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करनी है, फिर उसे सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, फिर उसका प्रेम और स्नेह की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, फिर उसे आत्मसम्मान की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, फिर उसके सबसे लास्ट में जो होती है वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, कि उसके अंदर आत्म सिद्धि की आवश्यकता की उसे जरूरत महसूस होती है। तो ये था मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब जो मैस्लो ने जो सोपान दिए हैं, वो यहां पर इनका जो विवरण दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, और तीसरी है आपकी सामाजिक आवश्यकताएं, आपका चौथा है आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, और आपका 5वां है स्व प्रत्यक्षीकरण या आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। तो ये आपकी 5 स्टेज थी, तो 5 स्टेजों का विवरण वहां से ले सकते हैं। उसके अलावा और भी सिद्धांत है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी आपको जानना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा में सहायता करती है, अर्थात व्यक्ति या बालक अपने व्यवहार को नियंत्रण और निर्देशन मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से करता है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जो जन्मजात होती हैं, जो जन्म से हमें मिली हैं, हंसना, रोना, गाना,
और हमें मलमूत्र त्याग करना, जो भी हमारी जन्म से मिली है, जो चीज हमें, जो आदतें हमें जन्म से मिली है, वो होती है हमारी मूल प्रवृत्ति। उन मूल प्रवृत्तियों से जो हमें अभिप्रेरणा मिलती है, हमारे कार्य करने की गति को तीव्र करती है, तो वो क्या होती है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत पर आधारित होती है। ये वाला सिद्धांत, प्रणोद का सिद्धांत, मरे का सिद्धांत, तो ये सारे सिद्धांत आप एक बार पढ़ सकते हैं। जितने सिद्धांतों पर हमने चर्चा की है वो पढ़ सकते हैं। मैस्लो का जो सिद्धांत है आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैस्लो का सिद्धांत हमने अच्छी तरह से वर्णित कर दिया। अब आता है आपका अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या होती है? पहली विशेषता, अभिप्रेरणा व्यक्ति की संतुष्टि का परिणाम है। जब व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वह दूसरी आवश्यकता के लिए प्रेरित होता है। यानी कि हमें एक आवश्यकता हमारी पूरी हो गई, हमारे घर में जो है हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, खाना मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया, हमारे घर की स्थिति बढ़िया चल रही है, तो हमने सोचा अब हम गाड़ी ले लें। गाड़ी लेने के बाद हमने सोचा कि अब जो है हम जो एक 4 व्हीलर ले लें। तो ये जो है पहली आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो आदमी दूसरी आवश्यकता, यानी कि दूसरी आवश्यकता उसके लिए प्रेरित करती है, दूसरी आवश्यकता के लिए पहली आवश्यकता पूरी होना। यानी कि जैसे शारीरिक आवश्यकता हमारी पूरी हुई तो हमें फिर प्रेरित किया वो सब उसने अगली आवश्यकता के लिए कि हमें अब सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा की आवश्यकता हमारी पूरी हुई तो हमें चाहिए अब प्रेम, और प्रेम इसने की आवश्यकता हमारी पूरी हुई तो हमें चाहिए अब सम्मान, सम्मान की आवश्यकता हमारी पूरी हुई तो हमें चाहिए अब आत्मसिद्धि। यानी कि एक आवश्यकता पूरी होने पर, संतुष्ट करने पर अभिप्रेरणा द्वारा दूसरी आवश्यकता की जो है प्रेरणा हमें मिलती है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया मनोबल को बढ़ाती है। अब अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, हमारे मनोबल को बढ़ाती है। ये सीधी सीधी बात है। हम किसी कार्य को कर रहे हैं और हमें अभिप्रेरणा मिल जाए, वो आंतरिक हो या बाहरी हो। यानी कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, हम अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक होती है इंटरनल मोटिवेशन कि आपके अंदर से ही जो है आप मोटिवेशन हो रहे हैं, तो आपका मनोबल बढ़ रहा है। एक होता है बाहरी मोटिवेशन, देखिए कि मेरे चाचा का लड़का टीचर बन गया तो उसकी देखो आज कितनी बड़ी कोठी है, उसके पास सब चीजें, तो हम उसे देखकर जो है मोटिवेटेड हो रहे हैं, अभिप्रेरित हो रहे हैं, तो वो ही बाह्य अभिप्रेरणा। तो उन अभिप्रेरणाओं से हमारा क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा, हम जो है हम भी टीचर बनने की कोशिश करेंगे। अभिप्रेरणा के कार्यों का आधार होती है, यानी कि जो कार्य करते हैं हम उसका आधार क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। कोई भी कार्य हम जब शुरू करते हैं तो हम किसी न किसी चीज से अभिप्रेरित होते हैं, हमें कहीं ना कहीं से वो प्रेरणा मिली होती है, चाहे वो अंदर से हो, आंतरिक हो, चाहे वो बाहर से हो। तो बिना अभिप्रेरणा के हम कोई भी कार्य शुरू नहीं करते। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये इसकी परिभाषा भी है। अभिप्रेरणा कि जो हमारे अंदर एक आंतरिक शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी कार्य को तीव्र गति से कर सकती है, किसी कार्य को करने की गति बढ़ा देती है, या हमें अंदर से जुनून पैदा करती है उस कार्य को करने के लिए, तो वो क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। देखा होगा आपने कि आपको कोई कार्य, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके अंदर एक जुनून होता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, उसके सर पर भूत सवार होता है, कहते हैं इसके सर पर भूत सवार है कि उस कार्य को वो करके ही छोड़ता है। तो उसके अंदर वो क्या हुई, एक आंतरिक शक्ति हुई, वो क्या हुई, एक आंतरिक अभिप्रेरणा हुई। अभिप्रेरणा से व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, बीच में हमें किसी व्यक्ति ने ऐसे ने आके मोटिवेटेड कर दिया, जो व्यक्ति पहले से कामयाब है, जो विद्वान व्यक्ति है, या जिसकी बातों का हम पे प्रभाव पड़ता है, उसने हमें मोटिवेशन बढ़ा दिया। जैसे कक्षा में टीचर अपने छात्रों के साथ कर सकता है, तो उसको मोटिवेटेड कर दिया, तो उससे क्या होता है, अभिप्रेरणा से जो है कार्य करने की क्षमता बच्चे की बढ़ जाती है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो व्यक्ति के मन और व्यवहार से जुड़ी हुई है, यानी कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ये व्यक्ति के जो व्यवहार है, जो उसका मन है, तो उससे वो जुड़ी हुई है। अभिप्रेरणा पूर्णतः व्यक्तिगत है, यानी कि अभिप्रेरणा जो एक तरह की व्यक्तिगत होती है, इंडिविजुअल होती है। हर किसी व्यक्ति की अभिप्रेरणा अलग अलग हो सकती है। मैं किसी और चीज से अभिप्रेरित हो सकता हूं, आप किसी और चीज से अभिप्रेरित हो सकते हैं। तो हमारी जो अभिप्रेरणाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों का कार्य करने का तरीका, कार्य करने की गति भी अलग अलग होती है। अभिप्रेरणा लक्ष्य द्वारा प्रेषित होती है। अब हम अपने लक्ष्य को देख के अभिप्रेरित होते हैं कि हमें जो है सरकारी टीचर बनना है। सरकारी टीचर बनने के लिए क्या हुआ कि हम उस लक्ष्य को देख रहे हैं, उस लक्ष्य को देख के कि हम सरकारी टीचर बनेंगे, तो हमारे अंदर से जो है अभिप्रेरित हो रहे हैं हम, हमारे अंदर से मोटिवेशन पैदा हो रहा है, एक शक्ति पैदा हो रही है। एक इस कोर्स को करने के लिए, सीटेट को पास करने के लिए, टेट को पास करने के लिए, सुपर टेट को पास करने के लिए, तो ये एक शक्ति मिल रही है हमें। अभिप्रेरणा एक जटिल अवधारणा है जो व्यक्ति के विभिन्न तरीकों पर कार्य करती है
और यह एक अनंत प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, व्यक्ति के अंदर जारी रहती है। यानी कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, ये निरंतर चलती रहती है। जैसे आज मेरी कोई आवश्यकता है, मैं अभिप्रेरित हुआ कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरे अंदर नीड पैदा हुई, तो अब उस नीड ने मेरे अंदर एक तरीके की तड़प पैदा कर दी, एक तरीके की जो है दर्द पैदा कर दिया कि मुझे वो चीज चाहिए, मैंने वो चीज प्राप्त कर ली, तो मेरी नीड समाप्त हो गई। सॉरी, मेरा जो चालक था ड्राइव समाप्त हो गई और नीड खत्म हो गई, मेरी आवश्यकता खत्म हो गई। अब आवश्यकता खत्म, अब मेरे अंदर कोई नई आवश्यकता आ गई कि अब मुझे वो चाहिए। तो पूरे जीवन भर हमारी कोई ना कोई आवश्यकता बनी रहती है, उस आवश्यकता को हम पूरा करने के लिए जो अभिप्रेरित होते रहते हैं। और ये अभिप्रेरणा की जो है, जो भी प्रक्रिया है, ये जिंदगी भर चलती रहती है, अनंत चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, बिना रुके चलती रहती है। तो अभिप्रेरणा की इस क्लास में आप देखेंगे कि यूपी बीएड में तो 90% से अधिक लाने के लिए आपको ये क्वेश्चन तैयार करना ही है। आपको डीएलएड में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और टेट और सुपर टेट में ये क्वेश्चन यहां से 101% आपका एक क्वेश्चन मिलेगा और मिलेगा। यदि ऐसा होता है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। हमें बाह्य अभिप्रेरणा की जरूरत है, आंतरिक अभिप्रेरणा हमारे अंदर बहुत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।